उम्मीद है कि सनाया को इस सारे तमाशे के बारे में कभी पता ना चले। उनके दिल पर क्या बीतेगी। सनाया की मॉम और सीमा बुआ जी ने मिलकर उन्हें बेचने की कोशिश की। ये जानने के बाद तो सनाया का दिल ही टूट जाएगा। सीमा बुआ जी का तो एक बार के लिए ठीक है, लेकिन मैंने मॉम से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। आहान के दिमाग में इस वक्त एक के बाद एक कई सारे सवाल घूम रहे थे, लेकिन दिल में सिर्फ और सिर्फ सनाया की फिक्र थी। जब आहान यही सब सोच रहा था, फ़ोन की दूसरी तरफ से दक्ष नेगी ने कहा, यंग मास्टर, आपके साथ काम करने का मौका मुझे मिला। मैं तो इसी बात का शुक्रगुजार हूँ। वैसे मुझे आपको कुछ बताना था। मैंने इस बात का पता लगा लिया है कि सीमा जी मिसेस यामिनी गिल को किस बात को लेकर ब्लैकमेल कर रही है। जैसे ही आहान ने दक्ष नेगी की कही ये बात सुनी तो वो क्यूरियस हो गया। ब्लैकमेल करने की वजह क्या वजह है? आहान ने पूछा। सीमा बुआ जी के पास ऐसा क्या था जिसके दम पर वो मिसेस यामिनी गिल जैसी जिद्दी औरत को भीगी बिल्ली बना सकती थी? दक्ष नेगी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, यंग मास्टर, वो ऐसी बात है। आहान समझ गया कि दक्ष नेगी सच बताने से कतरा रहा था। देखिए, इस सब में छिपाने जैसा कुछ भी नहीं है। अब जब आहान ने खुद ही दक्ष नेगी को इंसाइट किया तो उसने सब कुछ सच सच बताना शुरू किया। यंग मास्टर, वो बात कुछ ऐसी है कि मिस्टर शेखर गिल के साथ शादी होने के बाद भी मिसेस यामिनी गिल का मनोज शर्मा नाम के एक आदमी के साथ नाजायज़ संबंध थे। वो दोनों एक दूसरे को कॉलेज के वक्त से प्यार करते थे, लेकिन फिर गिल खानदान का नाम सुनकर यामिनी जी ने मिस्टर शेखर से शादी कर ली। जब आहान ने ये बात सुनी, उसे कुछ ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। मनोज शर्मा के नाम का जिक्र सीमा बुआ जी ने उस दिन किया था और वो सुनते ही मिसेस यामिनी गिल के तोते उड़ गए थे। दक्ष नेगी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जब मिसेस यामिनी गिल ने शादी कर ली तो उन्होंने खोने के दुख में मनोज शर्मा तरह तरह के नशे करने लगा। यहाँ तक कि उसे जुआ खेलने की भी लत लग गई थी। इसके ही चलते मनोज शर्मा के सर पर बहुत से लोगों का कर्जा हो गया। फिर जब मिस सनाया का जन्म हुआ तो एक दिन कोई मिसेस गिल के घर पैसे मांगने आया। थोड़ी पूछताछ करने के बाद उन्हें पता चला कि मनोज शर्मा ने उनसे भी कर्जा ले रखा था। अब जब मिसेस यामिनी गिल की शादी बड़े और अमीर परिवार में हो गई थी तो उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं थी। मनोज शर्मा की हालत को देखने के बाद मिसेस यामिनी गिल से रहा नहीं गया और उन्होंने अपने पुराने आशिक पर तरस खाकर धीरे धीरे करके उनके सारे कर्जे चुका दिए और उसके बाद उन दोनों का ताल्लुक़ फिर से शुरू हो गए। यह अब कई सालों से चलते आ रहा था और तभी सीमा जी को भी इस सब का पता चल गया और इस राज का फ़ायदा उठाकर उन्होंने मिसेस गिल को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। दक्ष नेगी की पूरे शहर में बहुत जान पहचान थी, इसलिए उसे सारी चीज़ों का पता लगाने में 1 घंटा भी नहीं लगा था। अब टेंशन हो रही थी। अपनी मॉम का ऐसा राज जानने के बाद सनाया को बहुत बड़ा सदमा लग सकता है, आहान ने अपने आप से ही कहा। फिर उसने फ़ोन की दूसरी तरफ से सुन रहे दक्ष नेगी से कहा, देखते हैं कि इस मामले को वह कैसे निपटाया जा सकता है। मैं कुछ सोचता हूँ। वैसे मिस्टर दक्ष नेगी, मुझे आपकी मदद की थोड़ी ज़रूरत है। क्या आप अपने किसी भरोसेमंद आदमी से कहकर मनोज शर्मा पर थोड़ी नज़र रख सकते हैं? मैं नहीं चाहता कि वो आदमी सनाया के आसपास भी भटके। आहान का इरादा साफ था। सनाया को इतनी बड़ी बात का बाहर से पता लगती तो उसे बहुत ही बड़ा झटका लग सकता था। मिसेस यामिनी गिल जितनी दिखती थी उससे कहीं गुना ज़्यादा बहरम और शातिर थी। इसलिए आहान के लिए इस राज को कुछ देर के लिए छिपा कर रखना ये एक ही रास्ता बचा था। जी यंग मास्टर, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूँगा, कहकर दक्ष नेगी ने फ़ोन कट कर दिया। उसके लिए तो यही बात बड़ी थी कि रायजादा ग्रुप का होने वाला मालिक और वारिस उस पर बहुत यकीन करता था। इसलिए आहान के साथ दोस्ती कायम रखने के लिए दक्ष नेगी ने इस काम को बहुत ही सावधानी से पूरा करना चाहता था। इधर आहान एक गहरी सोच में पड़ गया। पापा ने हमेशा मुझे अपने बेटे की तरह प्यार दिया है, मेरी जान बचाई है, मेरा ख्याल रखा है। इतने अच्छे इंसान के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? खुद की बीवी ने ही उन्हें धोखा दिया है। इस बारे में तो सोच कर ही मुझे बुरा लग रहा है।
पता नहीं कि पापा को इस बारे में कुछ पता भी था या नहीं। कुछ देर तक वही सोचने के बाद आहान अपने कमरे में जाने ही वाला था कि रूपल के घर का दरवाज़ा बाहर से खुला। आहान ने अंदाज़ा लगा लिया कि सनाया वापस आ गई होगी। आहान ने पलटकर सनाया की तरफ देखा। पूरा दिन स्प्रिंग कॉरपोरेशन की डील पर काम करने के बाद सनाया बहुत थकी हुई लग रही थी। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था, मगर सनाया की उसकी आंखें लाल हो गई थी। आहान को लगा कि ज़रूर काम की वजह से सनाया की आंखें दर्द कर रही होगी, तो उसने मुस्कुराते पूछा, आप क्या खाना चाहती हैं? मैं अभी बना देता हूँ। आपको बहुत भूख लगी होगी ना? आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं आपका डिनर तैयार करता हूँ। आहान की मुस्कान को देखकर सनाया अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसे गले लगाते हुए बोली, आहान को अपने शर्ट पर सनाया के आंसू महसूस हो रहे थे। वो समझ गया कि सनाया ने वो आर्टिकल पढ़ लिया होगा और इसी वजह से रो रो कर अपना पूरा हाल बना लिया होगा। आहान ने अपने सीने से लगी सनाया के बाल सहलाना शुरू किया। आहान ने फिर सनाया से कहा, सनाया, आपको इतनी सी बात के लिए रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप शांत हो जाइए। लेकिन सनाया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी सिसकियाँ इतने ज़ोरों से सुनाई दे रही थी कि अब सनाया को सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही थी। सनाया ने फिर रोते हुए आहान से कहा, इतनी सी बात है कि तुम्हारे बारे में इतना बड़ा आर्टिकल छपा है और उसमें तुम्हारी तारीफ नहीं हो रही, आहान, बल्कि बुरे बुरे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। ये सब मॉम ने लिखा है। सनाया को इतना पैनिक होते हुए देखकर आहान ने कहा, आप खामखा परेशान हो रही है सनाया, आपको तो पता ही है मैं इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। आहान सब कमेंट्स में तुम्हारे बारे में बुरा भला कह रहे हैं। सनाया सच में बहुत उदास हो गई थी। इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान, एक बेस्ट पति उसके सामने खड़ा था। बाहर लोग इसी आहान को लालची, चोर, निकम्मा क्या कुछ नहीं कह रहे थे। सनाया को यह सोच कर ही रोना आ रहा था। आहान ने जब सनाया की आंखों में उदासी देखी तो मुस्कुराते हुए बोला, सनाया, लोग जो चाहे कह सकते हैं, वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मुझे उनकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आपको मैं बुरा नहीं लगता तब तक मैं ठीक हूँ। आहान ने स्माइल करते हुए कहा, वो सारे कमेंट करने वाले लोग, शिमला के अमीर ख़ानदान और यहाँ तक कि मिसेस यामिनी गिल उसके बारे में क्या सोचती है, इस सब से आहान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ये सारे लोग उसकी ज़िंदगी में ज़रूरी ही नहीं थे, इसलिए वो बहुत शांत था। जब सनाया ने आहान की कही हुई बात सुनी तो उसका रोना रुक गया। सनाया ने फिर से आहान के सीने में अपना सर छुपाते हुए आहान से धीमी आवाज़ में पूछा, आहान, तुम मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों पेश आते हो? मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हो? आहान ने पहले तो ये सवाल सही से सुना नहीं, लेकिन एक सेकंड के बाद जब आहान ने सनाया की बात को समझने की कोशिश की तो उसे पता चला कि सनाया क्या पूछ रही थी। आहान के चेहरे पर जो हंसी छाई हुई थी वो भी ज़्यादा गहरी हो गई और उसने सनाया के सवाल को जवाब देते हुए कहा, शायद इसीलिए क्योंकि आप खूबसूरत हैं, स्मार्ट हैं, बहुत साफ दिल की भी हैं, और हाँ, मेरा इतना ख्याल रखती है कि कोई मेरे बारे में कुछ भी गलत कहता है तो आप या तो गुस्सा हो जाती है या फिर ऐसे रोने लगती हैं। आहान की कही इस बात को सुनकर सनाया को अपने दिल में तितलियाँ उड़ते हुए महसूस होने लगी। वो एकदम से रोते रोते स्माइल करने लगी। इस जवाब को सुनकर सनाया इतनी मुस्कुरा रही थी कि शर्म के मारे उसके गाल लाल हो गए। लेकिन फिर उसने आहान के बाजू पर हल्के से चपट लगाते हुए बोली, आहान, तुम्हें क्या लगा था कि मैं समझ नहीं पाऊंगी? सच सच बता ना, क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? एकदम से सनाया के चेहरे पर छाई हुई मुस्कान गायब हो गई। आहान ने जब ये सवाल सुना तो खिलखिलाने लगा। उसने फिर सनाया से कहा, नहीं तो मैं फ्लर्ट करने की कोशिश क्यों करूँगा? ये सुनकर सनाया को राहत मिली, लेकिन आगे आहान ने कहा, मैं तो सच में फ्लर्ट कर रहा था। आप मेरी वाइफ हैं, आपके साथ फ्लर्ट करना तो बनता है। अब खुशकिस्मत की हद पार हो गई कि सनाया आहान से नज़रें नहीं मिला सकती थी। वो इतना ब्लश करने लगी कि उसके आहान को छोड़ा और उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। सनाया के ऐसे शर्मीले रिएक्शन को देखकर आहान हंसने लगा। उसने अपनी बीवी को मनाने की कोशिश करते हुए कहा, सनाया, आप तो नज़रें चुरा रही है। अब मैंने ऐसा भी क्या कह दिया है? यहाँ देखिए मेरी तरफ।
ये कहते हुए अहान सनाया के हाथ को इस तरह हिलाने लगा मानो कोई बच्चा जिद कर रहा हो। सनाया भी स्माइल करने लगी। सनाया ने नाराज होने का नाटक करते हुए अहान से कहा, मैं नहीं देख रही, मैंने तुमसे एक सीधा सिंपल सवाल किया था, लेकिन बजाय उसके कि तुम मुझे सही जवाब देते, तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो। अब सच बताओ, मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो, इतने कदर क्यों है तुम्हें मेरी। अब जब सनाया नाराज हो ही गई थी तो अहान ने कुछ याद दिखाया। ये उस दिन की बात थी जब अहान ने सनाया को पहली बार देखा था। वो दिन अहान को धुंधला सा याद आ गया। अहान ने अपने तरफ पीट कर खड़ी सनाया को पीछे से गले लगा लिया और बोला, क्योंकि आपकी वजह से ही तो मैं जिंदा हूँ, सांसें ले रहा हूँ। अगर आप उस दिन किसी एंजल बनकर ना आती तो मैं मर चुका होता। अहान और सनाया दोनों 3 साल पहले ही उस रात को याद करने लगे जब आदित्य रायजादा के कहने पर कुछ गुंडे अहान की जान लेना चाहते थे। अहान बिना रुके 4 दिन तक उनसे भागता रहा। दिल्ली से ट्रेन में छिपकर, किसी ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट लेकर, यहाँ वहाँ छिपके अहान शिमला पहुँचा था। लेकिन फिर भी वो गुंडे अहान का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। भागते हुए अहान मिस्टर शेखर गिल से जाकर टकराया। उसने मिस्टर शेखर गिल से अपनी जान की भीख मांगी तो वो अहान को घर लेकर आए। पहले भी सभी भाइयों में शेखर गिल की फाइनेंशियल हालत कुछ खास नहीं थी। ऊपर से घर पर किसी अजनबी को देखकर अपने नखरेल बर्ताव के चलते मिसेस यामिनी गिल नाराज़ हो गई और जख्मी बीमार अहान को घर से बाहर निकालने का कह दिया। उनकी डांट सुनकर मिस्टर शेखर गिल भी एक पल के लिए पीछे हट गए, मगर तब सनाया आगे आकर अपनी मोम से लड़कर अहान की जान बचाने का फैसला किया था। उसके बाद डॉक्टर को बुलाने से लेकर अहान को दवाई देने तक अहान की हर बात का ख्याल सनाया ने खुद रखा था। ऐसी बात नहीं थी कि सनाया को अहान पसंद आ गया था या फिर तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी, मगर सिर्फ इंसानियत के नाते। सनाया ने 1 महीने तक अहान का पूरा ख्याल रखा था। तभी से अहान के लिए सनाया उसकी जान बचाने वाली एंजिल थी जिससे वो पहली नज़र में ही प्यार करने लगा था। एकदम से सनाया को कुछ याद आया और वो अहान की तरफ देखकर बोली, अहान तुम उस रात किससे भाग रहे थे। अहान उस रात किससे भाग रहा था, अब क्या अहान कहेगा? क्या वो सनाया को अपने असली पहचान के बारे में बता देगा? जब अहान बीमार और जख्मी था तब डॉक्टर को बुलाने से लेकर अहान को दवाइयाँ देने तक अहान की हर बात का ख्याल सनाया ने खुद रखा था। तभी से अहान के लिए सनाया उसकी जान बचाने वाली एंजिल थी जिससे वो पहली नज़र में ही प्यार करने लगा था। सनाया के ख्याल से तो अहान अब रायजादा परिवार से बदला लेने के बारे में भी भूल गया था। अहान के ठीक होने के बाद जब शेखर गिल ने कुछ वक्त उसके साथ बिताया तो वो अहान को पसंद करने लगे और उन्होंने अपनी बेटी सनाया को अहान से शादी करने का कहा। जब सनाया और अहान ने सब याद कर रहे थे उन दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। इस वक्त अहान ने सनाया को पीछे से गले लगाकर रखा था। सनाया ने अहान के हाथों पर अपने हाथ रख दिए और हंसते हुए उससे बोली, अहान तुम उस वक्त बहुत ज़्यादा नाजुक हालत में थे। मैं तो हर दिन के साथ ज़्यादा डरने लगी थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, लेकिन तुम ठीक हो गए। तब किसने सोचा था कि एक दिन हम दोनों शादी करके उन दिनों को याद करेंगे। एकदम से सनाया को कुछ याद आया और वो अहान की तरफ देखकर बोली, अहान तुम उस रात किससे भाग रहे थे। सनाया के इस सवाल को सुनकर अहान के चेहरे की हंसी गायब हो गई। अहान को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो सनाया को क्या कहे। सनाया ने फिर पीछे मुड़कर अहान की तरफ देखते हुए बोला, मैं जानती हूँ कि हमेशा से तुमने इस सवाल को टालने की कोशिश की है, कभी मुझसे, मॉम से और यहाँ तक कि पापा से भी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब सब बदल गया है। अहान तुम मेरे साथ अब कुछ शेयर कर सकते हो। अहान जानता था कि सनाया हमेशा से अहान से ये सवाल करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले उन दोनों के बीच में ज़्यादा बात ही नहीं होती थी। सनाया गलत नहीं थी, अहान ने अपने परिवार का कभी जिक्र ही नहीं किया था। अहान जानता था कि आज हो या कल उसे जवाब देना ही पड़ेगा। उसने हिचकिचाते हुए कहा, वो सनाया बात कुछ ऐसी है कि
लेकिन इससे पहले अहान असल बात शुरू कर पाता, सनाया का फ़ोन बजने लगा। सनाया ने झुंझलाते हुए अपने मोबाइल की तरफ देखा। मॉम, ये अब मुझे क्यों कॉल कर रही है? पिछले कुछ दिनों से मिसेज़ यामिनी गिल सनाया को कई बार कॉल कर चुकी थी और हर बार सनाया उनके कॉल को नज़रअंदाज कर देती थी। लेकिन आज अहान ने सनाया को बिना कुछ कहे कॉल उठाने का इशारा किया। जैसे ही सनाया ने फ़ोन को अपने कानों से लगाया, उसने अपनी मॉम की एक्साइटेड आवाज़ सुनी। सनाया, मेरी बच्ची, मुझे तुम्हें कुछ बहुत ज़रूरी बात बतानी है, खुश खबर देनी है। ये बात सुनकर सनाया ने नाराज़ होकर कहा, कैसी खुश खबर? सनाया जानती थी कि उसकी मॉम ने यह सब सिर्फ उसे घर बुलाने के लिए कर रही है, लेकिन सनाया ने अपना मन बना लिया था। जब तक मिसेस यामिनी गिल अहान से माफ़ी नहीं मांगने वाली थी, सनाया घर नहीं लौटने वाली थी। मिसेस यामिनी गिल ने आगे सनाया से बहुत ही खुश लगते हुए कहा, सनाया मेरी बच्ची, क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लिया है? और खुशी की बात तो यह है कि वो बहुत अमीर और हैंडसम है, हमारी बराबरी का है। और सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि वो लड़का तुम्हारे उस निकम्मे अहान से कहीं ज़्यादा गुना अच्छा है। मिसेस यामिनी गिल की कही ये बात सुनने के बाद सनाया की बोलते ही बंद हो गई। क्या आप पागल हो गई हैं? बजाय अहान से माफ़ी मांगने के आप मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती हैं? हद है। सनाया ने एक्सप्रेशन को देखकर अहान समझ गया कि मिसेस यामिनी गिल ने सनाया से क्या कहा होगा। सनाया अपने गुस्से को बदलने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, मैंने आपसे कहा था कि मैं अहान को नहीं छोड़ने वाली। मेरी शादी हो चुकी है और मुझे अहान के अलावा किसी दूसरे आदमी की ज़रूरत नहीं है। सनाया ने अपनी बात बहुत ही सटीक अंदाज में कही थी। जब मिसेस यामिनी गिल ने सनाया का जवाब सुना तो दूसरी तरफ से चीखते हुए बोली, सनाया, क्या तुम अपने दिमाग से हाथ धो बैठी हो? उस निकम्मे लड़के में ऐसा क्या है? ना ही वो तुम्हें अच्छी ज़िंदगी, अच्छी लाइफ स्टाइल दे सकता है और ना ही तुम्हें खुशियाँ दे सकता है। क्या है उस अहान के पास? ना पैसा, ना प्रॉपर्टी, ना नाम, लेकिन फिर भी तुम हो कि अपनी जिद पर अड़ी हुई हो। सनाया ने भी सीधा सीधा जवाब देकर कहा, क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ और वो भी मेरा ख्याल रखता है। इस शादी में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सनाया के इस जवाब को सुनकर अहान का दिल पिघलने लगा। सनाया आजकल हर बात पर अहान का साथ देती थी और ये बात अहान को बहुत सुकून दे रही थी। लेकिन मिसेस यामिनी गिल ने सनाया को डांट लगाते हुए कहा, पागल हो गई है क्या सनाया? क्या खुश रहकर तुम्हारा पेट भर सकता है? वो अहान तुम्हें दे ही क्या सकता है? क्या तुम जानती हो मैंने तुम्हारे लिए किसे ढूंढा है? अब सनाया का सब्र जवाब देगा, मैं नहीं जानना चाहती मॉम। ये सुनने के बाद मिसेस यामिनी गिल खामोश नहीं रही। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तो सुनो, उस लड़के का नाम रोहन कोहली है। बाहर जा रखकर उस लड़के से बारे में थोड़ी पूछताछ करो। वो लड़का शिमला के कार्तिक कोहली का भतीजा है। आगे जाकर सिर्फ कोहली ख़ानदान का बिजनेस ही नहीं, स्प्रिंग कॉरपोरेशन को भी वही संभालेगा। देखो सनाया, रोहन कोहली से शादी कर लो, तुम्हारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। इस जन्म में आराम से ज़िंदगी बिता सकोगी। अगर ये सब सनाया की जगह किसी दूसरी लड़की ने सुना होता तो शायद बहुत खुश हो जाती, मगर सनाया को ये सब किसी बकवास से कम नहीं लग रहा था। सनाया ने रूड होते हुए कहा, मॉम, क्या आपकी बकवास हो गई है? पर मिसेस यामिनी गिल को अब चिढ़ मचने लगी थी। सनाया, तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो कि अब तुम्हें मेरी बातें बकवास लगने लगी है? मिसेस यामिनी गिल ने अपनी बेटी के लिए एक स्वयंवर करने के लिए कहा, क्या कुछ नहीं किया था। यहाँ तक कि सिर्फ सनाया के लिए वो सीमा बुआ जी को भी सहन कर रही थी। और ये सब करने के बाद मिसेस यामिनी गिल की बेटी ने उन्हें बकवास ना करने के लिए बोल ही दिया था। सनाया ने अपनी बात पर अड़े रहकर कहा, मॉम, मेरा मतलब साफ है, अगर आपकी बकवास ख़त्म हो गई है तो मैं फ़ोन रख रही हूँ। सनाया कैसे इस बात में मिसेस यामिनी गिल की बोलती बंद कर दी, लेकिन फिर उन्होंने गुस्से में आग बुबले होते हुए कहा। सनाया ने कहा, बेशरम लड़की,
क्या तुम अपनी जान को जानती हो कैसे रोहन कोहली जैसे अमीर दामाद को ढूंढने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। सनाया ने फ़ोन को अपने कानों से हटाया और बोली, इस सब का मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। और सनाया ने बिना कुछ सोचे कॉल काट दिया। मिसेस यामिनी गिल इस समय इतने गुस्से में थे कि उन्होंने सांस भारी हो रही थी। उफ सनाया, क्या ये लड़की अपना दिमाग को बेच कर आई है? इतने बड़े ख़ानदान से के बेटे से शादी करने के लिए मना कर रही है। क्या कमी है रोहन कोहली में? अच्छी रेपुटेशन, ढेर सारा पैसा और ऊपर से बहुत ही गुड लुकिंग भी है। लेकिन नहीं, सनाया को तो बस वो कचरे के डिब्बे के साथ ही रहना है। पागल लड़की, सीमा बुआजी ने सनाया को कोसते हुए कहा। हर वो लड़की जिसके पास थोड़ा दिमाग होता है वो सामने से आए हुए रोहन कोहली से के शादी के प्रपोजल को ऐसे रिजेक्ट ना करती। यही सोच सोचकर सीमा बुआजी का और मिसेज यामिनी गिल का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। मिसेज यामिनी गिल ने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, यह सब कुछ निकम्मे आहन की वजह से हो रहा है। जरूर उसने ही सनाया को अपने बस में किया हुआ है, वरना मेरी समझदार लड़की कभी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं कर सकती। अगर मुझे पता चला होता कि वो कचरे का डिब्बा आगे जाकर मेरे लिए इतनी सारी मुश्किलें पैदा करने वाला है तो मैं 3 साल पहले उसे वैसे ही मरने देती, लेकिन अपने घर में ना घुसने देती। आहन की उनकी सारी मुश्किलों को पैदा कर रहा था, लेकिन ये समझ थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल था। वो वक्त बर्बाद करते हुए बस आहन को कोस नहीं सकती थी। इसलिए सीमा बुआजी ने अपना दिमाग चलाना शुरू कर लिया। कुछ देर तक सोचने के बाद सीमा बुआजी की आंखें चमकने लगी। उन्होंने अपनी भाभी की तरफ देखते हुए कहा, यामिनी भाभी, आपकी बात तो सही है, इसीलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे खुद सनाया रोहन कोहली से मिलने आ जाएगी, ताकि आहन को भी धक्के मारकर हम सब की ज़िंदगी से निकाल सकते हैं और साथ ही सनाया की दूसरी शादी भी कर सकते हैं। मिसेज यामिनी गिल ने जब अपनी ननद की कही ये बात सुनी तो वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उन्होंने सीमा बुआजी की तरफ देखने में सवाल देकर कहा और बोली, सीमा दीदी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सनाया ने तो खुद ही आने से मना कर दिया है। मिसेज यामिनी गिल की बात सुनकर सीमा बुआजी का मुंह बन गया। उन्होंने यामिनी गिल की तरफ देखा और उनसे कुछ कहा। भाभी, सनाया ने वापस आने के लिए क्या शर्त रखी है? बात आसान है, अगर सनाया को वापस बुलाना है तो हमें उसकी रखी हुई शर्त को पूरी करनी होगी। सीमा बुआजी ने ये बात बहुत ही अजीब तरह से कही थी, इस अंदाज में मानो वो मिसेज यामिनी गिल को चिढ़ा रही थी। सीमा बुआजी की इस बात को सुनकर मिसेज यामिनी गिल का आग बबूला हो गई। सनाया ने वापस आने के लिए एक ही शर्त रखी है, मिसेज यामिनी गिल खुद अपने निकम्मे दामाद आहन से जाकर माफ़ी मांगे। जब मिसेज यामिनी गिल को सनाया के वो शब्द याद आए तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। अपनी इस चालाक और साथी ननद की तरफ देखकर मिसेज यामिनी गिल ने दांत पीसते हुए कहा, सीमा दीदी, क्या आप भी सनाया की तरफ पागल हो गई हैं? उस निकम्मे घर में डिब्बे में काफ़ी महंगे वाले हैं। बिल्कुल नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं खाऊंगा। मिसेज यामिनी गिल इस बात पर अड़ गई कि वो आहन से माफ़ी नहीं मांगने वाली थी। अब तक तो टेडी स्माइल करके बुआजी की चेहरे पर छाती हुई वो एक नफ़रत के साथ गई। उन्होंने अपनी भाभी को कुछ याद दिलाने का फैसला किया और बोली, भाभी, क्या आप ये भूल रही है कि रोहन कोहली का वो लिमिटेशन प्लाटिनम ब्लैक कार्ड क्रेडिट कार्ड अभी भी हमारे पास है। अगर कल तक कार्ड सनाया उनके घर नहीं लेकर गई तो हमारे हाथ से 50 करोड़ रुपए चले जाएंगे। 50 करोड़ के बारे में सुनने के बाद भी मिसेज यामिनी गिल के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया। उन्होंने बस इस बात का फैसला कर लिया था कि एक बार के लिए 50 करोड़ भी चले गए, लेकिन वो आहन के सामने नहीं झुकने वाली थी। मिसेस
यामिनी गिल ने अपने उस निकम्मे अहान से बहुत बहुत नफ़रत की थी कहीं। इसीलिए उन्होंने ज़्यादा सोचे बिना सीमा बुआ से कहा, देखिए सीमा दीदी, हम रोहन कोहली को उसका वो लिमिटेशन प्लेटिनम ब्लैक कार्ड, क्रेडिट ब्लैक कार्ड वापस कर देते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट तो अब तक साइन हुआ भी नहीं है। मिसेज यामिनी गिल के इस रवैये को देखकर सीमा बुआ को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपनी भाभी को धमकाते हुए कहा, भाभी, आपको मेरी कहाँ के कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, और वैसे भी आपने अपनी बात मनवाने के लिए मुझे किसी कॉन्ट्रैक्टर की तरह नहीं, मैं तो आपके राज को यूँ पूरे शहर तक पहुँचाना सकती हूँ। अगर मिसेज यामिनी गिल क्या करेगी? क्या वो सीमा बुआ की धमकी से डर जाएगी, अहान से माफ़ी मांग के लेगी? जब सनाया को इस सब का पता चलेगा तब वो क्या करेगी?